नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का घटना चक्र के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरा नाम है नवीन कुमार। हम लोग इकोनॉमी वाले सेगमेंट को डिस्कस कर रहे थे और ये जो घटना चक्र की बुक है, इस घटना चक्र की ये जो सामान्य अध्ययन की बुक है पॉइंटर की, इसमें सारे कोर सब्जेक्ट हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, जियोग्राफी हो, इकोनॉमी हो, इन्वायरमेंट हो और आपका यूपी स्पेशल भी है, ठीक है ना। तो मैं नवीन कुमार आपको आर्थिक एवं सामाजिक विकास ये डिस्कस कर रहा हूं। तो आते हैं, कई पोर्शन हो चुके हैं, एक कुछ पोर्शन बाकी हैं, तो आते हैं देखते हैं भाई कि क्या पोर्शन बाकी हैं। रोजगार एवं कल्याण योजनाएं, आपको मैं बता दूं कि हर एक एग्जाम में एक दो क्वेश्चन पूछ ही लेता है, ठीक है ना। तो यहां से सन को लेकर क्वेश्चन पूछता है कि किस सन में कौन सी योजना स्टार्ट हुई, ठीक है ना। तो आते हैं उसी सन को अच्छे से डिस्कस करते हैं। और देखिए, एक योजना जैसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हो गई, तो उसको एक साल पूछा, फिर दूसरे नहीं तीसरे साल पूछ लिया। तो ऐसे ऐसे हम पूरी स्लाइड में डिस्कस करेंगे, तो बार बार जब रिवीजन होगा तो आसानी से चीजें याद हो जाएंगी। आते हैं भी इस योजनाओं को लेकर डिस्कस करते हैं। निधि कह रहा है कि निधि एक प्रकार का कार्यक्रम था, ए नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग हार्नेसिंग इनोवेशंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथन सत्य हैं। कौन से कथन? मैं बताऊं कि ये जो निधि कार्यक्रम था, यह छात्रों के लिए लाई गई थी। छात्र जो स्टार्टअप स्टार्ट किए हैं, ऐसे छात्र 20 छात्रों को वित्त पोषित करने का काम, वित्तीय सहायता देने का काम ये योजना या ये कार्यक्रम करता था, ठीक ना। तो यही प्रकार की योजना है। तो सुनना जरा, निधि कार्यक्रम छात्रों के लिए स्टार्टअप हेतु प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य 20 छात्रों के लिए, एक ही पॉइंट है, 20 छात्रों के स्टार्टअप हेतु प्रतिवर्ष वित्तीय सहायता करना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य था, ठीक ना। फिर कह रहा है कि दूसरी योजना आयुष्मान भारत, दूसरी योजना है आपका आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत योजना में केंद्र और राज्यों का योगदान एक कितना था? तो 60 और 40 का था। लेकिन पूर्वोत्तर राज्यों में अगर आप जाएंगे या हिमालयी राज्यों में, तो ये जो योगदान है यह है रेशियो 90 और 10 का, मतलब कि 90 जो है केंद्र का होगा और 10 जो होगा वो राज्य का होगा। तो इतना कुछ हमने इस स्लाइड में जाना। आते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है कि आयुष्मान भारत योजना ही है, सॉरी ये जो योजना है एक्चुअली ये दूसरी किसी योजना से लिंक है। आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना उसी प्रकार की योजना है, बशर्ते स्पेशल स्टेट से बिलोंग करती है, राजस्थान से, ठीक ना। तो आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना का नया संयुक्त योजना है, का नया नाम संयुक्त योजना है क्या? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना तथा भामासा स्वास्थ्य बीमा योजना का ये जो है 13 दिसंबर 2019 से ये संचालित हुई, ठीक है ना। तो ये आपने देखा कि एक आयुष्मान भारत योजना है, ठीक है ना, और एक जो है आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना है, ठीक। तो आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत ये नाजुक बीमारी हेतु प्रतिवर्ष प्रति परिवार को दी जाने वाली जो राशि है वो कितनी है? 3 लाख रुपया। लेकिन आयुष्मान भारत योजना जो आयुष्मान जन आरोग्य योजना है उसके तहत प्रति परिवार 5 लाख रुपया दिए जाने का प्रावधान किया गया है, ठीक है ना। एक लक्ष्य रखा गया है कि टोटल 50 करोड़ जो जनसंख्या है उसको कवर किया जाएगा, 50 करोड़ या 10 या फिर कहें कि 10 करोड़ कुल मिला जुलाकर परिवारों को कवर किया जाएगा। आयुष्मान भारत योजना का वो है लक्ष्य। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी कौन सा है संस्था? तो यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण है, ठीक है ना भैया। पीएम कुसुम योजना, ये पीएम कुसुम योजना यह डीजल और केरोसिन की बचत को लेकर, ठीक है ना। जो आप सिंचाई करते हैं, किसान भाई जो सिंचाई करते हैं खेतों में, उन खेतों में जो पंप है उनको विद्युत के माध्यम से जोड़ना ताकि जो डीजल है केरोसिन है उसकी बचत हो सके। तो किसानों को डीजल और केरोसिन पर निर्भरता समाप्त करना, ठीक है ना, निर्भरता समाप्त करना तथा पंप सेटों को सौर ऊर्जा, एक की पॉइंट है सौर ऊर्जा, मतलब कि जो विद्युत होगी वो सौर ऊर्जा की होगी, उससे जो है लिंक करना, एक कुसुम योजना का प्रमुख उद्देश्य था। आयुष्मान सहकार योजना तैयार की गई एक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के अधीन राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा अटल नव प्रवर्तन, इसको इनोवेशन कहा जाता है, मिशन स्थापित किया गया इन नीति आयोग के द्वारा, ठीक है ना भैया। नीति आयोग के विषय में आप जानते ही हैं कि नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को बनाया गया नीति आयोग,
ठीक है ना, एक प्रकार की थिंक टैंक है, सहकारी संस्था पर या सहकारी संघवाद पर आधारित एक प्रकार की संस्था है, कई प्रकार की रिपोर्टें भी जारी करती है, जैसे एक नवाचार सूचकांक भी जारी करती है, ठीक है ना, भारत नवाचार सूचकांक, कर्नाटका उसमें पहले स्थान पर है, एसडीजी इंडिया इंडेक्स जैसे सूचकांक भी जारी करती है नीति आयोग। तो ये जो कुल योजना है इसको जो है एक प्रकार से स्थापित करने का या स्थापित किया गया यह नीति आयोग के अधीन, ठीक है ना। 1 अप्रैल 2020 को भारत सरकार द्वारा शुरू की गई अटल भूजल योजना में सहायता उपलब्ध कराने वाली संस्था कौन है? एक वर्ल्ड बैंक है, विश्व बैंक है, ठीक है भैया, विश्व बैंक। फिर एक योजना है, किस ईयर स्टार्ट हो की गई, इसको आपको मिलाना है। देखिए एक क्वेश्चन एक ना एक फंसी जाता है, तो आपको बार बार जब आप स्लाइड देखेंगे, वो जो पॉइंटर की बुक है उसको आप पढ़ेंगे, ठीक है ना, तो आसानी से चीजें हो जाएंगी। देखिए कोई भी चीज होता है फैक्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड नहीं होता है, तो रटना पड़ता है, ठीक है ना, तो 3-4 बार जब आप उसको सरसरी निगाह से देखेंगे तो आसानी से वो याद हो जाएगा। आम आदमी बीमा योजना ए वर्ष 2007 में शुरू किया गया। फिर पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना वर्ष 2021 में। फिर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 2018 में, ठीक है ना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना ए आपका 2015 में। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना आप जानते ही हैं कि 18 से 70 वर्ष की आयु के लोग अगर 12 रुपया प्रीमियम देते हैं, तो अगर वह दुर्घटनाग्रस्त होते हैं सोकाल्ड, तो उनको 2 लाख रुपया एक प्रकार से दुर्घटना बीमा मिल सकती है। ये आपने इस स्लाइड में देखा। आते हैं नेक्स्ट। फिर वही मिलान करना है योजनाओं को लेकर और टाइम पीरियड को लेकर। कह रहा है कि सुकन्या समृद्धि योजना कब, तो ये 22 जनवरी 2015 को शुरू की गई, ठीक है ना। अटल पेंशन योजना यह 9 मई 2015 को शुरू की गई। फिर मेक इन इंडिया यह 25 सितंबर 2014 को शुरू की गई, ठीक है ना। मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014 को शुरू की गई। अच्छा, मेक इन इंडिया के बारे में मैं आपको बताऊं कि एक प्रकार से जो हम उपकरण या रक्षा उपकरण कहें, या फिर जो है तमाम प्रकार के ऐसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं जो विदेशों से मंगाते हैं, आयात करते हैं, ठीक है ना। तो आयात को कम करना मतलब कि आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, या फिर भारत में खुद विनिर्माण करना, ठीक है ना, इसका प्रमुख उद्देश्य रखा गया। एफडीआई को आकर्षित करना, भारत की संस्कृति की पहचान कराना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य था। मेक इन इंडिया, इसका लोगो पूछा था, तो इसका जो लोगो है मेक इन इंडिया का, यह शेर है, ठीक है ना। तो इतना आपने इसमें जाना। प्रधानमंत्री जन धन योजना तो 28 अगस्त 2014 को शुरू की गई। प्रधानमंत्री जन धन योजना, तो प्रधानमंत्री जन धन योजना आप जानते ही हैं कि सबका खाता भाग्य विधाता, इसका आदर्श वाक्य है। अभी अभी इसको 8 साल हुए हैं, 8-22 चल रहा है, अभी अगस्त में 8 साल इसके बीते हैं। मैं आपको बताते चलूंगी, जो रिपोर्ट नई आई है उसमें बताया गया कि 67% जो रूरल सेक्टर है वो कवर कर लिया गया है, ठीक ना। 56% महिलाएं जो हैं उनके खाते खोले जा चुके हैं। ऐसी योजना के माध्यम से 46 करोड़ खाते अब तक खोले गए हैं। ये कुछ हमने इसके जो है डाटा के बारे में जाना। प्रधानमंत्री जनधन योजना, ए डिजिटल जेंडर एटलस एडवांसिंग गर्ल एजुकेशन इन इंडिया, ये 9 मार्च 2015 को शुरू की गई। आते हैं नेक्स्ट। फिर क्या कह रहा है, फिर वही देखिए, मैं बताऊं ना कि आपसे पीएम जन आरोग्य योजना कितनी बार आ गया, तो ऐसे कई बार जब आएगा तो माइंड में क्लिक हो जाएगा कि हाँ यह 2018 में शुरू की गई, ठीक है ना। तो प्रधानमंत्री पीएम जन आरोग्य योजना 2018 में। फिर पीएम वय वंदना योजना या वंदन योजना 2017 में। फिर पीएम रोजगार प्रोत्साहन योजना वर्ष 2016 में। फिर स्वच्छ भारत अभियान, ये जो स्वच्छ भारत अभियान है वर्ष 2014 में। और मुद्रा बैंक योजना ये 2015 में। मुद्रा बैंक योजना 2015 में, या प्रधानमंत्री मुद्रा योजना इसको कहते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा, ये जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, या फिर इसको मुद्रा बैंक योजना कहें या प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कहें, दोनों एक ही है। 8 अप्रैल 2015 को एक ही है, दोनों शुरू की गई, ठीक है ना। इसका प्रमुख उद्देश्य उन सूक्ष्म या लघु उद्योगों को वित्त पोषित करना, ठीक है ना, उनको वित्त पोषित करना ताकि वो सर्वाइव कर सके, रोजगार की वृद्धि कर सके, उत्पादन कर सके। 10 लाख रुपए तक ये ऋण दे सकती है। इसको जो है आप शिशु, किशोर और तरुण ऋण में बांट सकते हैं। 50,000 से स्टार्ट होता है, 10 लाख रुपए तक ये ऋण दे सकती है इसके तहत। आते हैं नेक्स्ट। स्ट्राइव, संकल्प, श्रेयस संबंधित है एक कौशल विकास से है, ठीक ना, स्किल डेवलपमेंट से है। ये तीनों शब्द स्किल डेवलपमेंट से है। महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु इंदिरा महिला शक्ति निधि प्रारंभ की गई थी।
कब की गई थी? यह 18 दिसंबर 2019 को प्रारंभ की गई थी। फिर सुमेलित आपको करना है। सुमेलित में क्या करना है? सामुदायिक विकास कार्यक्रम। अभी अभी हमने बताया कि जब मैं लाइव क्लास ले रहा था तो उतने समय बताया कि 1952 में, ठीक है ना, प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान, जो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 के बीच लाई गई, उसी दौरान सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया 1952 में, ठीक है ना। फिर एक प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण, ये 1957 में। एक्चुअली बलवंत राय मेहता का नाम आपने सुना होगा, ठीक है ना। स्थानीय प्रशासन जब आप पढ़ेंगे, पॉलिटी का सब्जेक्ट है, तो उसमें कई समितियां गठित की जाती हैं। तो जो पहली समिति होती है यह 1956 में बलवंत राय मेहता समिति गठित की जाती है। इसने कहा कि स्थानीय स्तर पर त्रिय जो है पंचायती राज व्यवस्था या त्रिय जो है स्थानीय प्राधिकरण होना चाहिए, त्रिस्तर का स्थानीय जो है प्रशासन होना चाहिए। एक ग्राम स्तर का इन्होंने बताया, एक ब्लॉक स्तर का बताया और एक जिला स्तर का बताया, ठीक है ना। तो वही कह रहा है, लेकिन इसको जो है 1957 में लागू किया गया, उन्हीं के कॉन्सेप्ट को, उन्हीं के जो है अवधारणा को। तो इसी को हम लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण कहते हैं, 1957, ठीक है भैया। फिर जिला ग्राम विकास अभिकरण, जिला ग्राम विकास अभिकरण 1999। फिर की विलेज स्कीम, की विलेज ये 1950 में, ठीक है ना। इतना कुछ हमने उसमें जाना। निरक्षरता स्तर, स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच की कमी तथा रोजगार के अवसरों की कमी आदि को गरीबी का सामाजिक सूचक माना जाता है। लेकिन गरीबी का सामाजिक सूचक नहीं है, नहीं माना जाता। कौन सा नहीं माना जाता? ये कह रहा है कि ये सब जो चीजें हैं, निरक्षरता हुई, स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच ना होना, ठीक ना, या फिर रोजगार के अवसरों में कमी का होना, ये सभी सारी चीजें एक प्रकार से गरीबी का सूचक मानी जाती है। लेकिन कौन सा ऐसा फैक्टर है जो गरीबी का सूचक नहीं माना जाता है? तो वह परिवहन के साधनों की कम संख्या होना। ये गरीबी का सूचक नहीं है, ठीक है ना। सितंबर 2019 में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई ग्रामीण स्वच्छता रणनीति की अवधि क्या है? एक क्वेश्चन पीसीएस में पूछा गया था। तो यह 2019 से 2029 तक है, इसको आपको याद रखना चाहिए। गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा समूह, ये देखिए मोहम्मद यूनुस ने इसका विचार दिया था। तो इसका विचार दिया तो मोहम्मद यूनुस ने दिया था, एक काफी अच्छी है स्वयं सेवा समूह। इसके माध्यम से गरीबी निवारण एक प्रमुख अस्त्र के रूप में दिखाई देती है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में गरीबी रेखा से नीचे के लिए सम्मिलित कार्यक्रम। एक कह रहा है कि गरीबी रेखा से नीचे, देखिए गरीबी दो प्रकार की होती है, एक सापेक्ष गरीबी होती है और एक निरपेक्ष गरीबी होती है। सापेक्ष गरीबी जैसे मैं नवीन कुमार और बगल में मेरे व्यक्ति कोई खड़ा है, ठीक ना, मेरी आय जो है वह है 20,000 रुपया पर मंथ है, उसकी आय 50,000 रुपया, तो उसके सापेक्ष मैं गरीब हुआ, तो ये सापेक्ष गरीबी हुई, ठीक ना। लेकिन अगर मैं एक रेखा खींच दूं और कहूं कि 50,000 रुपया, या एक रेखा खींच दूं और कहूं कि 1,000 रुपया कमाने वाला व्यक्ति, ठीक ना, वो अमीर होगा और 1,000 रुपया से कम कमाने वाला व्यक्ति गरीब होगा, तो ये क्या कहलाएगी? निरपेक्ष गरीबी। जब एक रेखा के माध्यम से चीजें हम जो है एक प्रकार से अनुमानित करें, मेजरमेंट करें, तो वो निरपेक्ष गरीबी कहलाएगी। तो वही कह रहा है कि जो गरीबी रेखा से नीचे के लिए सम्मिलित कार्यक्रम कौन से हैं? तो एक राष्ट्रीय परिवार लाभ कार्यक्रम है, अन्नपूर्णा कार्यक्रम तथा इंदिरा राष्ट्रीय कार्यक्रम, वृद्धावस्था, विधवा और निःशक्तता पेंशन नियोजन योजना, ठीक है ना। ये सब सारी चीजें जो है एक प्रकार से जो गरीबी रेखा से नीचे हैं वो कार्यक्रम है। फिर मिलान करना है कि कार्यक्रम से और जो प्रारंभ इनका वर्ष है उससे। कह रहा है कि अंधत्व नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम कब जो है प्रारंभ किया गया? 1976 में प्रारंभ किया गया, ठीक है ना। समन्वित बाल विकास योजना का प्रारंभ की गई, एक कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, 1975 में समन्वित बाल विकास योजना। फिर राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम, कुष्ठ निवारण एक काफी खराब बीमारी होती है, चर्म रोग, ठीक है ना, तो ये 1983 में। फिर राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, ये 2005 में। इनको आपको याद रखना चाहिए। कई बार जब आप वीडियो देखेंगे या फिर बुक्स पढ़ेंगे घटना चक्र की, तो आसानी से आपका क्लियर हो जाएगा। बेरोजगारी समस्या से गरीबी बढ़ती है, ये जरा देखना, बेरोजगारी समस्या से गरीबी बढ़ती है क्योंकि गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या बढ़ती है। कैसे? अच्छा, गरीबी और बेरोजगारी में एक सकारात्मक संबंध है, ठीक ना। अगर मैं इसको गरीबी मान लूं
और इसको बेरोजगारी मान लूं, बेरोजगारी मान लूं, ठीक ना, तो इसको 1 2 3 4, ठीक, 1 2 3 4, तो आप बताइए एक पे एक गरीबी है, ठीक ना। अगर गरीबी बेरोजगारी बढ़ी तो गरीबी भी बढ़ गई, फिर जो है बेरोजगारी बढ़ी गरीबी भी बढ़ गई, फिर बेरोजगारी बढ़ी गरीबी बढ़ गई, तो कुल मिला जुलाकर एक सकारात्मक संबंध है, ठीक ना। गरीबी बढ़ती है तो बेरोजगारी बढ़ती है, ठीक, तो वही कह रहा है ये सब चीजें, ठीक ना। बेरोजगारी की समस्या से गरीबी बढ़ती है क्योंकि गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या बढ़ जाती है। भारत में शिक्षित बेरोजगार का प्रतिशत सर्वाधिक है। देखिए शिक्षा सबसे ज्यादा, ठीक ना, केरला में है, नो डाउट, ठीक ना। जनगणना 2019 के अनुसार, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे ज्यादा शिक्षित राज्य अगर देखें तो केरला में है, तो जायज है कि जो भी कुछ बेरोजगारी होगी वह शिक्षित बेरोजगारी ही दिखाई देगी, ठीक। कथन और कारण पे क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि विकास की ऊंची दर के साथ शिक्षित बेरोजगारी बढ़ती है। विकास की ऊंची दर के साथ, जैसे जैसे विकास एक डेवलपमेंट से ले रहा है, एक ग्रोथ होता है एक डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट में बताऊं कि जहां शिक्षा भी बेहतर हो, जहां स्वास्थ्य भी बेहतर हो, तकनीकी भी बेहतर हो, सारी चीजें बेहतर हो, डेवलपमेंट कहलाता है, ठीक है ना। तो जायज है कि अगर इस डेवलपमेंट में कोई भी बेरोजगार होगा तो नो डाउट शिक्षित बेरोजगार होगा, ठीक है ना। शिक्षित बेरोजगारी बढ़ती है। यह तब तक होता है जब व्यावसायिक शिक्षा की कमी होती है। ऑफकोर्स कोई भी व्यक्ति बीए कर ले ना, इंटर कर ले, शिक्षित हो जाएगा, लेकिन वो व्यावसायिक शिक्षा नहीं प्राप्त किया है, तकनीकी कुशलता नहीं प्राप्त किया है, तो जायज है, ट्रेनिंग नहीं प्राप्त किया है, तो कुल मिला जुलाकर वह कहीं ना कहीं बेरोजगार होगा। तो एक दूसरा कथन सही, कारण भी सही है, एक दूसरे को जो है व्याख्या भी कर रहे हैं। फिर शहरी गरीबी की जड़ ग्रामीण क्षेत्रों में होती है। शहरी गरीबी की जड़ ग्रामीण क्षेत्रों में होती है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर निम्न होता है। तो दोनों बात सही है, स्पष्ट व्याख्या भी करता है। बधुआ मजदूरी पर रोक अधिनियम पास हुआ 1976 में। एक्चुअली एक क्वेश्चन पॉलिटी को भी लिया हुआ है, जब आप आर्टिकल 23 पढ़ेंगे, ठीक है ना, आर्टिकल जब आप 23 पढ़ेंगे तो ये बधुआ मजदूरी पर रोक लगाता है, मनुष्यों के या मानवों के क्रय विक्रय पर रोक लगाता है, बेगारी प्रथा पर रोक लगाता है, ठीक है ना। इन सब चीजों पर जब रोक लगाई जाए तो आर्टिकल 23 का पार्ट होगा। अनुच्छेद 24, देखिए शोषण के विरुद्ध अधिकार जब आप पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट में, ठीक है ना, तो उसमें ये दिया गया है। इसके अलावा एक 24 भी है कि 14 वर्ष से कम बालकों को कारखानों में काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो एक कुल मिला जुलाकर यही चीजें कि मानव का व्यापार ना होने पाए, उनका क्रय विक्रय ना होने पाए, उनको बेगारी ना खटनी पड़े, बधुआ मजदूर की तरह काम ना करना पड़े, तो उसी के ऊपर एक्ट लाया गया। अब राज्य की जिम्मेदारी हो जाती ना कि राज्य इसको एक्ट के माध्यम से संचालित करे चीजों को, तो राज्य एक्ट लाती है, बधुआ मजदूरी पर रोकथाम अधिनियम 1976 लाती है, इसको आपको याद रखना चाहिए। फिर भारत में अधिकांशता बेरोजगारी है संरचनात्मक बेरोजगारी। संरचनात्मक जो सब में हो, शिक्षित बेरोजगारी भी दिख रही है, प्रच्छन्न बेरोजगारी भी दिख रही है, चक्रीय बेरोजगारी भी दिख रही है, संरचनात्मक बेरोजगारी, ठीक है ना। ए संरचनात्मक। आते हैं नेक्स्ट, छिपी बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है। छिपी बेरोजगारी मतलब कि गांव में एक दुकान है, पापा दुकान पे बैठते हैं, उनके 2 लड़के हैं, अनपढ़ लड़के, ठीक है ना, वो भी जाकर अपना जो है उसी दुकान पर बैठते हैं। ये बताइए पापा अगर 1000 रुपए का सामान अगर बेच रहे थे तो क्या वो लड़कवा जाके जो है 50,000 का सामान बेचेंगे? नहीं भैया, 1000 का सामान बेचेंगे। तो उनकी जो उत्पादन या सीमांत उत्पादकता हुई वो शून्य हो गई। तो इसी मतलब कि वो जो रोजगार में तो दिख रहे हैं दुकान पे बैठते हुए, लेकिन वह जो है एक प्रकार से छिपी हुई बेरोजगारी में आ जा रहे हैं। वो बेरोजगार है, उनकी सीमांत उत्पादकता शून्य है। कुल मिला जुलाकर अगर 1 हेक्टेयर में कोई 2 लोग काम करते हैं और 100 क्विंटल उत्पादन होता है, 100 क्विंटल, अगर इसी में 20 लोगों को 5-10 लोगों को लगा दीजिए, मतलब 8 लोग एक्स्ट्रा लग गए, 8 लोग जो एक्स्ट्रा लगे हैं, क्या ये उत्पादन बढ़ जाएगा 100 क्विंटल? नहीं बढ़ेगा भैया। तो 8 लोग जो एक्स्ट्रा लगे हैं ये छिपी बेरोजगारी में आ जा रहे हैं, इनकी सीमांत जो उत्पादकता होगी ये शून्य होगी। 2 लोग लगे थे तो इनकी उत्पादकता कितनी थी, मान लीजिए कि 50-50 क्विंटल थी, ठीक ना। जैसे ये लोग आए तो जायज है कि ये 100 ही क्विंटल है, तो ये तो दोनों दे रहे थे ना। 8 की सीमांत उत्पादकता शून्य, यही छिपी बेरोजगारी, यही आपकी प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है। फिर क्या कह रहा है, प्रच्छन्न बेरोजगारी ये श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। एक क्वेश्चन नीचे देखिए दिया गया है। भारत में छिपी बेरोजगारी के लक्षण हैं मुख्यतः प्राथमिक क्षेत्रों में। तो प्राथमिक क्षेत्रों में तो रहेंगे ही, पशुपालन, एक ठो जो है 4 ठो भैंस है, भैंस मतलब समझ रहे हैं ना,
जिसका आप दूध पीते हैं, ठीक ना, भैंस है, गाय, ठीक ना। तो एक व्यक्ति अगर चाहे तो 4-5 भैंस आराम से पाल सकता है, लेकिन अब गांव में देखते हैं कि एक ही मतलब 4-5 भैंस के लिए पूरा परिवार जुटा हुआ है। अरे भैया, उसको एक व्यक्ति काम कर सकता है। मान लीजिए कि 5 लोग काम कर रहे हैं तो 4 लोगों की सीमांत उपभोक्ता शून्य हो गई। मान लीजिए 2 लोगों को लगा दिए, 3 लोग क्या कर रहे हैं उसमें। इसीलिए भारत पीछे जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र थोड़ा सा इसीलिए पीछे जाने का प्रमुख कारण जो छिपी बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी जो आपके इन प्राथमिक क्षेत्रों में दिखती है। एसी चल रही, थोड़ा सा जैसे दिक्कत हो रही है। खैर, भारत में एनएसएसओ द्वारा बेरोजगारी के आकलन के लिए प्रयुक्त की जा रही है कौन? चालू दैनिक एक परिस्थिति, चालू साप्ताहिक परिस्थिति और सामान्य प्रधान परिस्थिति, ठीक है ना। तो इन्हीं स्तर पर जो है बेरोजगारी का आकलन किया जाता है, एक दैनिक आधार पर, एक चालू आधार पर और एक आपका जो है एक दैनिक आधार पर, एक जो है साप्ताहिक चालू का आधार पर और एक जो है सामान्य प्रधान परिस्थिति के आधार पर, ठीक है भैया। ये तीनों आपको याद रखना है। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित किए जाते हैं एनएसएसओ के द्वारा। खैर, वर्ष 2019 में इस एनएसएसओ प्लस सीएसओ को मिला करके अब केवल का केवल एनएसओ बना दिया गया। अब ए प्रकाशित करेगा एनएसओ, ठीक है ना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है ना, योजना को भारत में प्रारंभ किया गया। ये कहां से किया गया? जनवरी 2015 में हरियाणा के पानीपत से प्रारंभ किया गया। इसको आप जानते रहिए कि हरियाणा के पानीपत से ये प्रारंभ किया गया, ठीक है ना। आते हैं नेक्स्ट। 1 जून 2015 से लागू प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। अभी भी बताया कि संदर्भ में कथन सत्य है। तो 12 रुपया वो जो है प्रीमियम भरेगा, 18 से 70 वर्ष उसकी आयु होगी, 2 लाख रुपया वो जो है क्या कर सकता है? दुर्घटना बीमा। जरा पढ़ना जरा। एक निजी दुर्घटना प्रतिपूर्ति योजना है जो 18 से 70 वर्ष, ठीक ना, किसी व्यक्ति के लिए उपयुक्त है। इसकी वार्षिक किस्त 12 रुपया है। ये आपको ध्यान में देना चाहिए। प्रधानमंत्री जनधन योजना, अभी अभी हमने बताया कि प्रधानमंत्री जनधन योजना ये 28 अगस्त 2014 को प्रारंभ हुई। 8 वर्ष बीत चुके हैं। काफी बेहतर सक्सेसफुल योजना है। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड में कायम है योजना, ठीक है ना। तो क्या है कि देश में वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, मतलब कि एक ऐसा गरीब व्यक्ति, एक ऐसा जो है हाशिए के अंतिम पायदान पर एक ऐसा निर्धन व्यक्ति जिसकी वित्तीय मतलब कि बैंकिंग तक अप्रोच ना हो, उसको बैंकिंग तक अप्रोच बना देना, वही वित्तीय समावेशन है, ठीक है ना। फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रोत्साहित करने हेतु ये जो है 28 अगस्त 2014 में प्रारंभ, देखिए नीचे भी दिया गया है 28 अगस्त 2014, ठीक है ना। नियोजन गारंटी योजना नामक ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया महाराष्ट्र से। ये महाराष्ट्र से प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट, रोजगार गारंटी योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्रत्याभूत करने के लिए वित्तीय सहायता देने का विचार करती है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले ग्रामीण परिवार के कम से कम एक पुरुष एक महिला को, ये आपको याद रखना चाहिए कि जो रोजगार गारंटी योजना है ग्रामीण क्षेत्रों में, यह गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले जो ग्रामीण परिवार हैं उसमें जो है कम से कम एक पुरुष और एक महिला को इंक्लूड किया जाता है। तीव्र जनसंख्या वृद्धि, कौशल का अभाव, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, जनशक्ति नियोजन का अभाव में से बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो प्रति व्यक्ति आय में अगर वृद्धि होगी तो बेरोजगारी थोड़ा बढ़ेगी, बेरोजगारी घटेगी, ठीक है ना। ट्राइसेम, तो ट्राइसेम एक प्रकार की ग्रामीण विकास के लिए एक प्रकार की योजना लाई गई थी, कार्यक्रम लाया गया था। अटल पेंशन योजना के संबंध में सही कथन क्या है? तो अटल पेंशन योजना जरा देखना, यह एक न्यूनतम गारंटीड पेंशन योजना है, ठीक ना, जो मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को लक्ष्य बनाता है। असंगठित क्षेत्र एक ऐसा व्यक्ति जो अनौपचारिक हो, जैसे रेहड़ी पटरी पर लगाने वाले दुकानदार हो गए, घर में पोछा लगाने वाली औरत हो गई, बागवानी में काम करने वाले लोग हो गए, ठीक है ना। ये सब असंगठित क्षेत्र के हैं। दुकान, आप सब्जी की दुकान की हैं, समोसा बेच रहे हैं, चाय बेच रहे हैं, असंगठित क्षेत्र। तो असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को लक्ष्य बनाता है। साथ ही इसमें अभिदाता मतलब जो सब्सक्राइबर है कि मृत्यु के पश्चात जीवन साथी को आजीवन पेंशन समान राशि सुनिश्चित करती है। ये आपको
अटल पेंशन योजना के बारे में जानना चाहिए। 11 अक्टूबर 2014 को लोकनायक जयप्रकाश, इनको लोकनायक कहा जाता है, लोकनायक जयप्रकाश के जन्म दिवस की वर्षगांठ पर प्रारंभ किया गया का सांसद आदर्श ग्राम योजना। ये तो आईएएस में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना। सांसद आदर्श ग्राम योजना यह जो है लोकनायक जयप्रकाश नारायण, इनके जन्मदिन के अवसर पर प्रारंभ किया गया 2014 में 11 अक्टूबर। गोकुल ग्राम योजना संबंधित किससे है? गुजरात, गोकुल ग्राम योजना, ठीक है ना। लड़कियों के लिए भाग्यश्री योजना प्रारंभ की गई, ये महाराष्ट्र से प्रारंभ की गई। फिर राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना प्रारंभ की गई श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। देखिए कभी कभी रोजगार मंत्रालय भी पूछ लेता है कि फला योजना का मंत्रालय किस मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट की गई। सो आपका राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, ये श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। हथकरघा क्षेत्र में राजीव गांधी शिल्पी स्वास्थ्य बीमा योजना, हथकरघा क्षेत्र, ठीक है ना, हथकरघा क्षेत्र, इस क्षेत्र में राजीव गांधी शिल्पी स्वास्थ्य बीमा योजना प्रारंभ की गई किसके द्वारा? कपड़ा मंत्रालय के द्वारा, कपड़ा मंत्रालय के द्वारा यह प्रारंभ की जाती है। फिर असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया वर्ष 2008 में। वर्ष 2008 में असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम ये 2008 में पारित किया गया। 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ये देखिए उत्तर प्रदेश के बलिया से, नीचे दिया गया, उत्तर प्रदेश के बलिया से प्रारंभ की जाती है, ठीक ना। फिर भारत सरकार द्वारा चलाया गया मिशन इंद्रधनुष संबंधित है बच्चों और गर्भवती महिलाओं के प्रतिरक्षण से। मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? तो बच्चों और गर्भवती महिलाओं के प्रतिरक्षण से संबंधित है। गर्भवती महिलाओं और शिशुओं को मुफ्त स्वास्थ्य देखरेख की सुविधा प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा जून 2011 में प्रवर्तित महत्वाकांक्षी योजना का नाम क्या है? तो जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। अटल नवीकरणीय एवं शहरी परिवर्तन मिशन अमृत में मुख्य रूप से जोर दिया गया किस पर? जलापूर्ति पर, सीवरेज सुविधाओं पर, सार्वजनिक यातायात पर, ठीक है ना, पार्क मनोरंजन केंद्रों का निर्माण, पार्क मनोरंजन केंद्रों का निर्माण, मुख्यतया बच्चों के लिए जल प्लावन को रोकने हेतु बाढ़ के पानी का निर्गम, ठीक है ना भैया। तो इतना सारा हमने इस स्लाइड में जाना। फिर क्या है कि अटल शहरी पुनरुद्धार और परिवर्तन मिशन, ठीक है ना, अमृत का संबंध पुनः चमकाने से है, किसके? शहरी अवस्थापना से। ऐसे ऐसे करके क्वेश्चन पूछ लेता है। 1 रुपए में 1 किलोग्राम चावल योजना, मैं सोचा कि मैथ का क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखिए 1 रुपए में 1 किलोग्राम चावल योजना शुरू की गई थी तमिलनाडु के द्वारा, ठीक है ना। संगम योजना का उद्देश्य क्या है? कि विकलांगों के लिए शुरू की गई थी संगम योजना, विकलांगों की सहायता के लिए। संकल्प परियोजना जुड़ी हुई है HIV एड्स के समापन से। संकल्प परियोजना राष्ट्रीय बाल कोष की स्थापना की गई, कब की गई? वर्ष 1979 में की गई। जवाहर रोजगार, ये जो है देखिए 7वीं पंचवर्षीय योजना से रिलेट करती है, ठीक ना, 7वीं पंचवर्षीय योजना। फिर आपका जवाहर रोजगार योजना के विषय में सही क्या है कि इस योजना के अधीन जनित रोजगार का 30% स्त्रियों के लिए आरक्षित रखा जाएगा। ये इसकी खूबी थी, 30% स्त्रियों के लिए आरक्षित रखा जाएगा इस रोजगार के तहत जवाहर रोजगार योजना। जवाहर रोजगार योजना का उद्देश्य क्या है? कि ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं, बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना तथा ग्रामीण सामाजिक और आर्थिक ढांचे को सुदृढ़ करना, ये जो है इस योजना का, रोजगार योजना का उद्देश्य था। फिर प्रधानमंत्री सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य क्या है? कि गांवों के मुख्य सड़क से जोड़ना तथा पक्की सड़क बनाना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य था कि भाई जो हाईवेज हैं उनसे लिंक करना, ठीक है ना। इसके अलावा जो पक्की सड़क हो सकती है गांव में, उसको बनाना, ठीक है भैया। आते हैं नेक्स्ट, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, यह सामुदायिक जीवन के विकास करने हेतु उन ग्रामों या गांवों में जो सड़क से भली भांति संबद्ध नहीं है, ध्यान से पढ़िएगा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना यह क्या है? कि सामुदायिक जीवन के विकास करने हेतु उन ग्रामों में जो सड़क से भली बात संबद्ध नहीं है, उसमें जो है ये क्या करना? सामुदायिक जीवन विकास कार्यक्रम
विकास करने हेतु इस जो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को जो है लागू किया गया। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, इसका ध्येय क्या है, उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है? तो ग्रामीण आवश्यकताओं की पूर्ति जैसे कि प्राथमिक शिक्षा और स्वास्थ्य रक्षण, पेयजल, आवास, ग्रामीण सड़कें इत्यादि, ये इसका प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का ध्येय है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना प्रारंभ की गई। ये ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और गैर कृषि उपभोक्ताओं को विवेकपूर्ण तरीके से विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए। देखिए मैं बताऊं कि ये जो योजनाएं हैं, एक बार ऐसे आप वीडियो एकदम फास्ट करके पूरा देखिएगा एग्जाम से पहले, ठीक है ना, ताकि रिवीजन हो जाए। या तो आप किताब तेजी से फास्ट तरीके से रिवीजन करिएगा, या तो इस वीडियो को तेजी से इसकी स्पीड बढ़ा के सुनिएगा, ताकि सुनते ही रहिएगा, आसानी से रिवीजन हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें देखिए कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ना, कोई कॉन्सेप्ट हो तो बताऊं, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, फैक्चुअल टोटल चीजें हैं। तो फैक्चुअल जैसे आप हैं तैसे मैं भी हूं, ठीक है ना। तो फैक्चुअल चीजें आपको बार बार पढ़ना ही पड़ेगा। तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की स्थापना वर्ष क्या है? 1999 है। ए स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जून 2011 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में प्रवर्तित किया गया। क्या? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जो ऊपर वाली योजना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कल हम किसी अनदर टॉपिक के, अभी गरीबी भी बचा हुआ है, अनदर कुछ अभी सेंसस भी आपका बचा हुआ है, ठीक ना। तो ये सब सारी चीजें लेकर आते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक यू भैया।